नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज की खबर में और हम बात करेंगे मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात यह है, क्या इंडिया गठबंधन में दरार हो गई है और उससे मोदी का बेड़ा पार हो गया है। इससे पहले की बात करें, जो पिछला लोकसभा का सत्र चला था उसमें सरकार ने डीलिमिटेशन का बिल पास कराने की कोशिश की थी। हालांकि वो महिलाओं को रिजर्वेशन देने के नाम पे था, लेकिन विपक्ष एकजुट रहा, विपक्ष मजबूत रहा और केंद्र सरकार की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन क्या इस सत्र में, जो कि 20 तारीख से शुरू होने वाला है, ये मानसून का सत्र है, सरकार ने क्या अपनी मंशा पूरी कर ली है? क्या जो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है उसमें दरार पड़ चुकी है और उससे मोदी जी का बेड़ा पार हो चुका है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूं तो 2024 में जो इंडिया गठबंधन था वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 240 पर रोकने में कामयाब हो गया था। यानी कि जो 272 का मैजिक फिगर था वहां तक पहुंचने नहीं दिया था, 32 सीटें कम रह गई थी। इसके बाद अब लेकिन जिस तरीके से एक अमेंडमेंट करना है, संविधान में संशोधन करना है, उस लिहाज से 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, यानी कि 362 मेजॉरिटी की जरूरत है। तो अब कैसे होगा ये, इसको केंद्र सरकार ने मैनेज कर लिया है। 240 एनडीए के पास है, 10240 और मैनेज हो गए हैं, यानी कि 360 हो गए हैं। और अब आसानी से कहा यह जा रहा है कि इस बार वो बिल इस सत्र में पास हो जाएगा। बड़ी बात है। तो क्या इंडिया का जो गठबंधन है उसमें पूरी तरीके से दरार पड़ चुकी है? क्योंकि बात हम करें टीएमसी की, टीएमसी के 20 सांसद टूट करके अलग अपना गुट बना चुके हैं, वो इधर आ चुके हैं। उसके अलावा तमाम दूसरे दलों के जो सांसद हैं, हम बात करें अगर उद्धव ठाकरे की, तो उनके जो 6 सांसद हैं वो भी टूट करके आ चुके हैं। तो इस तरीके से अनेक पार्टियों के सांसद टूट करके आ रहे हैं और राज्यसभा में भी कमोबेश यही हालात हैं। आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद टूट करके आ गए हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दोनों सदन में, निचले सदन में यानी कि लोकसभा में और ऊपर के सदन में यानी कि राज्यसभा में, दोनों जगह बहुमत बनाने की कोशिश कर ली है और करीब करीब वहां पर कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में जो 362 का मैजिक फिगर है वो पा पाएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा अब के, और अब विपक्ष क्या करेगा ये भी देखना काफी बड़ा होगा। सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि कैसे जो टीएमसी के 20 सांसद टूट के आ गए हैं और उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूट के आ गए हैं। एनसीपी की अगर हम बात करें, एनसीपी शरद पवार गुट की अगर हम बात करें, उन्होंने भी डीलिमिटेशन के बिल में अपनी सहमति भेज दी है कि वो इस बिल का समर्थन करेंगे। और दूसरी अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं तो डीएमके, तमिलनाडु में जो डीएमके अब तक इंडिया गठबंधन के साथ था, वो कांग्रेस से नाराज है क्योंकि उन्होंने टीवीके को सपोर्ट कर दिया है। ऐसे में एनडीए ने, यानी कि अमित शाह ने उनको भी अप्रोच किया है और उनके जो 23 सांसद हैं वो भी शायद सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं या हो गए हैं या मन बना रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कुल मिलाकर के 240 प्लस 120 यानी कि 360 का आंकड़ा छूती हुई सरकार नजर आ रही है। तो जो संविधान संशोधन है वो बिल इस बार जो पास किया रखा जाएगा, वो क्या पास हो जाएगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ श्याम सलोने जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है श्याम सलोने जी आपका। अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। शुभम राय जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शुभम जी आपका बहुत ही खैर मकदम है। प्रीतिपाल सलूजा जुड़ चुकी है, आम आदमी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जैसे जैसे मेहमान हमारे साथ जुड़ते जाएंगे हम
उनका परिचय आपसे कराते जाएंगे। हम सीधा रुक कर देंगे श्याम सलोने जी के पास में। श्याम सलोने जी, कठिन डगर है, लेकिन आपने वो रास्ता निकाल लिया है, आपने रास्ता वो खोज लिया है, जब वो जड़ी बूटी प्राप्त कर ली है। जो इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी है या आपने डाली है, अगर हम यूं कहें, उसका पूरा फायदा आपको मिलता नजर आ रहा है। और जो संविधान संशोधन का जो बिल है वो लगता है कि अब आप इस बार पारित करा लेंगे, डीलिमिटेशन का जो आपका मामला है वो पार हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? प्रदीप साहब, आपको और साथी मित्रों को मेरा राधे राधे। राधे। देखिए प्रदीप साहब, हम दरार किसी में नहीं डालते हैं, हमारा काम दरार डालना नहीं है। हम, जनता जब हम पर विश्वास करती है, आशीर्वाद देती है, तो हम अपने फर्ज को निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारा कार्य होता है कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने हमको चुना है, जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, वो मुद्दे पूरे होने चाहिए। हम जनता का विश्वास हासिल करने के बाद अपने मुद्दों से भटके नहीं, हमारा ये प्रयास रहता है और हम उससे पूरा करते हैं। और जनता ये महसूस करती है तो फिर जनता हमको पुण्य आशीर्वाद देती है। तमाम विपक्ष की पार्टियों में ऐसे तमाम सांसद और विधायक रहे जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अपना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य कहिए या जो भी शब्द हो राजनीति में उनके लिए, वो कह सकते हैं कि उन ऐसी पार्टियों में वो चले गए या उस पार्टी से जीत करके आ गए तो पार्टी को घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि फला सांसद हमारी पार्टी से लड़ा, इससे जीत गया। कभी कभी सांसद की फेस वैल्यू होती है, व्यक्ति की फेस वैल्यू होती है और पार्टी की नहीं होती है। उस फेस वैल्यू पर वो क्षेत्र में आता है और आपने देखा होगा तमाम लोग निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, किसी दल से नहीं होते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में एक स्थान बनाते हैं, उनके दिलों में जगह बनाते हैं। तो ऐसे तमाम सांसदों ने वो स्थान बनाया था, लेकिन राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, सबको मालूम है किस तरीके का शासन करती है, एक परिवारवादी है, केवल अपने परिवार के आगे बढ़ाना, पूरा जो तानाशाही रवैया है राहुल जी अपने हाथ में रखते हैं। अपने नेता जब स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, किस तरीके से उनके बिलों को किस तरीके से फाड़ा गया था, सबके सामने अपमानित किया गया था। राष्ट्र के सबसे बड़ी पार्टी उस समय हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस तरीके से धक्का देकर के और सोनिया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, कैसे अपमानित किया गया था। तो ये वो लोग हैं, इनके यहाँ सुरक्षित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किसी में दरार नहीं डालती, लेकिन हर उस व्यक्ति का, हर उस सांसद का सम्मान अवश्य करती है जो राष्ट्र हित में कार्य करना था। जी, राष्ट्र हित में जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपने एक बहुत मौजूद बात कही श्याम सलोने जी, आपने कहा कि जिस विश्वास में जनता ने आपको चुना था, आप उस विश्वास पर खरे उतरना चाहते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है, हालांकि मैं दोबारा से सवाल लेकर के आपके पास में आऊंगा। हम जरा शुभम राज जी का रुख कर लेते हैं। शुभम जी, आपने सुना श्याम सलोने जी क्या कह रहे हैं, और आपके जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से उसमें कई दरारें पड़ चुकी हैं, जिसका पूरा फायदा एनडीए गठबंधन को मिल रहा है, और वो अब जो शीतकालीन सत्र है उसमें अपना वो जो संशोधन बिल है, संविधान संशोधन, वो पास करवा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है। आप असंवैधानिक तरीके से किसी पार्टी को तोड़ लीजिए, आप असंवैधानिक तरीके से कहीं सरकार बना लीजिए, आप असंवैधानिक तरीके से जांच एजेंसियों का, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करिए और फिर कहिए कि गठबंधन में दरार है, तो ये तो सूप और चलनी वाली कहावत हो जाएगी। दूसरी चीज की, इस बिल का विरोध ना तो कांग्रेस कर रही है। आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि मैंने मार्च और अप्रैल के बीच में जो संसदीय कार्य मंत्री है उनको पत्र लिखा, बोला कि एक हाल पार्टी मीटिंग बुला ली जाए, बैठ कर चर्चा कर ली जाए। और आज फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि भैया आप हाल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए। सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार की मंशा ना तो बिल पारित करने की है, ना किसी भी तरीके से जो सीटों का उन्मान करना, इससे करने का। सरकार की मंशा सिर्फ एक ही है कि मुद्दे को किस तरीके से उलझाया जाए।
किस तरीके से सही बहस को पटरी से उतारा जाए, और इसी काम को भारतीय जनता पार्टी दिन रात करती रहती है। ठीक है, वो अपनी इसी नीति पर आगे चलती रहती है। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं, अतुल जी। अतुल जी, क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी है जो वो चाहती है कि जो ये बिल आ रहा है इस पे सब क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ गोई से पता होना चाहिए। जो महिलाओं में जो ओबीसी महिला हैं, एससी की तो महिलाओं के विषय में पहले से रिजर्वेशन लागू होता है या उस पर पहले से ही है, लेकिन जो हमारे देश में क्या होता है, विषमताएं इतनी सारी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पे तो कभी स्टैंड लेती ही नहीं है, और इसे क्या बता देती है, महिला संबंधी आरक्षण बिल बता देती है। भारतीय जनता पार्टी के जो श्याम सलोने जी बैठे हैं ये भी कई बार गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये महिला संबंधी आरक्षण बिल नहीं है। ये जो देश में जो बिल है ये क्या है, सीटों की बढ़ोतरी के लिए है। 850 सीटें करने का जो है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने एक जाल बुन रही है। उसमें क्या है कि जो गांव देहात से आने वाले लोग, ओबीसी वर्ग से महिलाएं हैं या अन्य लोग हैं, भाई महिलाएं भी होंगी, अन्य लोग भी होंगे, तो उनका ये हक मारने की कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से, ये बताने की कि साफ गोई से आज तक इन्होंने नहीं बता पाया कि उस आरक्षण के मतलब जो नहीं उस उनमें आरक्षण कैसे देंगे, सीटें जो बढ़ाई जा रही हैं उनका जो मकसद पूरा बताएं। कहीं ना कहीं ये केवल अपने हिटलर शाही की तरह ये लोग जो है काम करते हैं। इन्होंने कभी भी देश हित में कोई भी ऐसी चीज बता दे जो कर रहे हो। अभी पेट्रोल में इन्होंने इथेनॉल मिला दिया, क्या बताया जनता को? ऐसे ही ऐसे इस बिल पे भी गुमराह करके रखते हैं कि जनता की जब कोई चीज खराब हो जाए तो बता देंगे कि नहीं इसकी सफाई देने लग जाएंगे, सारा सेक्टर बताने लग जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये छलावे वाली पार्टी है, ये कोई भी चीज ले जाए लेकिन ये बिल पास नहीं होने वाला, चाहे लाख कोशिश कर ले। इनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ये अपनी चालाकी नहीं दिखा पाएंगे। विपक्ष मजबूत है। रही बात, सब अपने हृदय की आवाज सुन करके ये डरा भी ले, लेकिन वहां वोटिंग के समय जो है ना, देखना ये बिल जो ला रहे हैं फिर गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर मुंह खाएगी। ठीक है अतुल जी, हम दो चीजें आपको साफ कर दें। एक तो ये जो बिल होगा, संविधान संशोधन बिल होगा, वो महिला आरक्षण का बिल नहीं है। तो इसमें पिछड़ी महिलाओं को या दलित महिलाओं को आरक्षण का कोई मामला नहीं है। ये मामला डीलिमिटेशन का है। डीलिमिटेशन में सीधे जी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप पूरी बात रख लीजिएगा। डीलिमिटेशन में सीटों को 850 करने का ऐलान किया गया है और कहा यह गया कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी, वो चाहे छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो। तो इसमें महिला आरक्षण वाला मामला अब नहीं रह गया है। पुराने समय में महिला आरक्षण की आड़ में इसको किया गया था, जिसको आप लोगों ने नाकाम कर दिया है। आपके पास दोबारा चाहेंगे श्याम सलोन जी अपनी बात रख लीजिए। अतुल जी नहीं सर, नहीं मैं एक बोल देता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये बिल गिरा था, भारतीय जनता पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि विपक्ष के द्वारा जो महिला आरक्षण बिल गिरा दिया गया है। विश्वकर्मा जी आपने भी देखा होगा, इन्होंने हर जगह चिल्ला चिल्ला के यही बात प्रचारित की थी और इन्होंने ये नहीं कहा सीटें बढ़ाने वाली बात। ये जनता को गुमराह तो यही लोग करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो गुमराह करती है, श्याम सलोने जी तो गुमराह करते हैं। श्याम सलोने जी की पार्टी, श्याम सलोने जी से कई व्यक्तिगत नाले, श्याम सलोने से तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी। श्याम सलोने जी तो लोग अच्छे इंसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये कहां है मुझे तो समझ में नहीं आता। ये तो इनको तो राधे राधे करके समाजवादी पार्टी में आना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात है कि कम से कम नेताओं की तरीके से आप लोग जो टीवी पर लड़ते हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये अच्छा है कि आपस में सामंजस्य बना रहता है। श्याम सलोने जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने एक बड़ा मौजूद बात कही। आपने कहा जिस विश्वास में जनता ने हमें चुना था हम उस पर खरे उतरना चाहते हैं। भाई जनता ने तो आपको इसलिए चुना था क्योंकि आप अल्पसंख्यक की सरकार चलाए, आपके पास 240 थे। उन्होंने तो ये नहीं तो कहा था कि आप तोड़ करके 360 बना लीजिए। जनादेश तो यही था ना, जनादेश तो यही था ना कि 240 आपके पास में है, उससे आप सरकार चलाइए, लंगड़ी सरकार चलाइए। सर जी सबसे पहले तो अतुल जी हमारे अभिन्न मित्र भी हैं। हम लोग अलग अलग पार्टियों से विचारधारा, लेकिन हम लोग
वो कृष्ण वंशज है, हम परशुराम वंशज है, और कृष्ण और परशुराम जी का बड़ा पुराना एक नाता है, तो हम सब लोग साथ में। नहीं, हम सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के वंशज हैं, हम सारे इसमें समा जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए, हमको कितनी सीटें मिली थी, हम कितनी सीटों पर अपना कार्य कर रहे थे, अब यहीं से आप अंदाज लगाइए, यदि हमको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन विपक्ष के कुछ साथियों को हम पर विश्वास था, अच्छा, वो चाहते थे कि सरकार को चलना चाहिए, राष्ट्र का हित होना चाहिए। अच्छा, तो जो राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग थे, क्या ईडी और सीबीआई को भी यही पता है? हमारे नहीं, श्याम सलोनी जी, हमारे साथ आई ना, क्या ईडी और सीबीआई को भी ये बात पता है कि कैसे दूसरे दल के लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी बनना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, और वो उनके पास जाती है और तुरंत ये लोग राष्ट्रवादी बन जाते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आज समाजवादी पार्टी के साथ में बहुत गहरा एक नाता हो गया है। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईडी और सीबीआई की बात कर रहा हूँ। ईडी पर सर, मैं ईडी पर आ रहा हूँ सर, ईडी पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं बात को तो पूरी करके जाऊंगा ना। जी जी, इनका गहरा नाता हो गया है। अब समाजवादी पार्टी केंद्र में तो ज्यादा रही नहीं कभी, लेकिन कांग्रेस पार्टी रही है, और कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से इस्तेमाल किया है सरकारी एजेंसियों का। अगर चोर को गद्दी दे दो तो चोर को तो हम सब राष्ट्र मालूम है ना कि चोरी कैसे की जाती है। तो आज कांग्रेस पार्टी मोदी जी पर आरोप लगाती है, का चपत लगा देता है, इस्तेमाल हो रहा है। राय साहब, हम लोग ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, आपने उनको श्याम सलोनी जी मंदिर का चढ़ावा खा जा रहा था, आप क्या बात कर रहे हैं? आ रहा हूँ अतुल राज, आज तो आपके पास आऊंगा, ये तो अद्भुत है। शुभम जी आपके पास आऊंगा, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, जरा हम कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, फिर आप लोगों को पूरा मौका दूंगा। श्याम सलोनी जी, मेरा पहला सवाल था, आपने सुन लिया कि आपको जनता ने ये मत दिया था कि आप 240 लेकर के सरकार चलाएं, अल्पमत की सरकार चलाएं, लेकिन आपने उसको पूर्ण बहुमत में जनता ने मत नहीं दिया था 240 सरकार चलाए, जनता ने आपके बहुमत में सरकार को नकार दिया था, आपको सत्ता से बेदखल किया, आपकी भ्रष्ट योजना से, आपके भ्रष्ट शासन से जनता परेशान थी। शुभम राय जी, सत्ता में शुभम राय जी सुन नहीं पा रहे हो? ये देखिए, कांग्रेस में यही परेशान, ना तो राहुल जी सुनते हैं, ना शुभम जी सुनते हैं, और जब इनका टर्न आता बोलने ना तो बोलते नहीं है, कहीं का कहीं बोल जाते हैं। तो आप जो है, ठीक है, राहुल जी कीमती है, तो काम की बात सुनाइए। राहुल जी, अभी आप युवा है, थोड़ा सा धैर्य रखना कि आपको बहुत आगे राजनीति करनी है, शुभम जी जरा शांत रहिए, श्याम सलोनी जी से कुछ सवाल पूछने हैं। श्याम सलोनी जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 2 ये है, एक नंबर का सवाल हमने आपसे पूछ लिया, सवाल नंबर 2 ये है कि कांग्रेस ने जो रास्ता आपको दिखाया था, आपने उसमें दौड़ लगा दिया। कांग्रेस ने ईडी और सीबीआई का वो जो भय दिखाया था, आपने तो पूरा उसको पार लगा दिया, आपने सिखा दिया दूसरी पार्टियों को कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। विश्वकर्मा जी, आप जो कांग्रेस ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ईडी और सीबीआई की, शुभम जी आपका टर्न नहीं, आप श्याम सलोनी नहीं है। श्याम सलोनी जी रुकिए, आपको कांग्रेस ने 2004 से 14 के बीच में सरकार, श्याम सलोनी जी एक मिनट रुकिए, अतुल जी साहब जो शिवसेना का हाल हुआ है, जो एनसीपी का हाल हुआ है, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ, सवाल सुनिए, सवाल सुनने का मादा रखिए। सवाल ये, आपने कहा कि हमने आप पर आरोप क्यों लगाया, आप ये बता दीजिए कि सीबीआई को पिंजरे का तोता कब कहा गया था, किसने कहा? सीबीआई को पिंजरे का तोता किसने कहा, आप इस पे सवाल आइए ना। हाँ, सीबीआई को जिसने पिंजरे का तोता कहा, आज वही सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ईडी को जिसने पिंजरे का तोता कहा, आज वही सरकार बना रही है, सरकार तोड़ रही है ईडी के दम पे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप था। नहीं, किसने कहा था, आप ये बताइए ना, सीबीआई को पिंजरे का तोता किसने कहा था? सीबीआई को पिंजरे का तोता भारतीय जनता पार्टी ने कहा, और आज उसी का दुरुपयोग कर रही है। शुभम जी, आप फिर से इसको सुनिए। सीबीआई को पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था,
और आप लोगों ने जिस तरीके से सीबीआई का ईडी का इस्तेमाल किया था वो दुनिया जानती है। 99 सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, शुभम जी सवाल भी सुनिए। 2004 से 14 के बीच में सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग करके कांग्रेस की सरकार ने किस स्टेट की सरकार गिराई? मैं क्या कर रहा हूं, सांसद को तोड़ा? मैं क्या करूं, उस पर आऊंगा। मैं श्याम सलोने जी से सवाल पूछूंगा, लेकिन सवाल आपसे भी बनता है। वो सवाल ये आपसे बनता है कि कैसे आप लोगों ने भी 99 सरकारें गिराई देश की, आपको पता है। और फिर मैं आपसे कहूंगा, आपके समय में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने। आपके पास दोबारा से आऊंगा। शुभम जी, आपका ऑडियो बंद म्यूट हो गया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। शुभम जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी आपसे तारुफ करा दे। नरेश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बहुत लंबे समय तक पत्रकार रहे, यूएनआई में रहे हैं और लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, और उसके बाद में चुनाव आयुक्त भी बने। बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका भी। नरेंद्र जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। चलिए विश्वकर्मा जी, मेरी आवाज, मैं रास्ते में थोड़ा मैं कवर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख लीजिए अतुल जी। जी देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी है, ये देश में क्या करती है, देश के लोकतंत्र को खत्म करने की सोचती है। सबसे पहले अगर लोकतंत्र सबको, चाहे पक्ष विपक्ष को, विश्वास में लेकर के कोई चीज समझा करके ये क्या दिखाना चाहते हैं, कोई चीज बढ़े, लेकिन उसका सार्थक विचार तो बताया जाए। ये क्या करते, अचानक भी वो बिल लाए थे, ये भी आप जानते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में केवल सत्ता में रहना चाहते हैं। एन केन प्रकरण, ये क्या चाहते हैं, देश में इन्होंने विभिन्न पार्टियों को ईडी सीबीआई के माध्यम से डराया और पार्टियां तोड़ी। क्या लोकतंत्र में ये शुभ संकेत है? विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। इन्होंने टीएमसी के लोगों को किस प्रकार से चुनाव के बाद परेशान किया, और केवल ये बिल लाने के उद्देश्य से ही परेशान किया, फिर उन्हें एक ऐसे दल में ज्वाइन करा दिया जिससे ये लगे कि हाँ जी वाकई में ये। और देखिए, इनके ही सांसदगण, इनके ही मंत्रीगण मिल रहे थे दिल्ली में। कहीं ना कहीं प्रदीप सर, कहीं ना कहीं आप एक चीज पाएंगे कि देश में इस समय तानाशाही जैसी व्यवस्था बना दी। चलिए श्याम, बताइए भाई, आपने देश में तानाशाही की बना रखी है सरकार, और पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं अतुल यादव जी। नहीं, अतुल यादव जी कुछ भी कह सकते हैं, विपक्ष में है, मसौदा कोई है नहीं, जनता के हित में बोलने के लिए हमने इनको कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे आरोप लगाएंगे। अपने सांसद, अपने विधायक इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव हमारे पास नहीं है। अरे सलोने जी, हमारे पास में है। आप लोग कोशिश कर ले, समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक सब एकजुट है। आप लोगों ने उन पार्टियों को परेशान किया, नहीं करना चाहिए था। टीएमसी के साथ आपने क्या किया ये भी जनता जानती है। आपने माननीय उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के साथ क्या किया ये भी जनता जानती है। ये सब आप लोग धन बल के पास ये और विभिन्न संसाधनों, ईडी सीबीआई अन्य चीजों का दुरुपयोग करके ये देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। ये सब जनता जानती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल का राज्य में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। आपके जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय योगी जी को सीएम का चेहरा भी नहीं बता पा रहे हैं। ये भी आप देखते जाइए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 में भारी बहुमत की सरकार बनाएगी। आपके बिल जो है ना, जो लाने जा रहे हैं 20 तारीख को, या जब भी लाएंगे ये गिरेगा। ठीक है, आप दोनों लोग बने रहिए कि ऐसे ठीक जी। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, दंगा करने की, बात को सुनना नहीं है इनको, जीवन बीच में बोलना है, कूद जाना है। अरे भाई एक एक करके बोलिए, मेरे टाइम पर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके बोलिए, आएंगे आपके बात में। जरा नरेंद्र श्रीवास्तव जी को भी चर्चा में ले आते हैं। नरेंद्र जी, आप देख रहे हैं, आपको अगर आवाज मिल रही हो कि कैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके ये पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, लेकिन असली मामला ये है कि अब विपक्ष में दरार हो गई है और मोदी जी का बेड़ा पार हो गया, यानी कि अब लगता है कि इस बार ये बिल पास हो जाएगा। नरेंद्र श्रीवास्तव जी।
नरेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए तब तक हम उनके हमारे जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जब से 2014 से आई है, इसने जितने भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग करके इसने विपक्ष को परेशान किया। और उत्तर प्रदेश में आप सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गए? श्याम सलोनी जी दुरुपयोग क्या है चुनाव आयोग का, तो आप कैसे बन गए सबसे बड़ी पार्टी? आप क्या बोल रहे हैं? चुनाव आयोग सुन तो लीजिए, आपने एसआईआर अपने हिसाब से करवाया, आपने बंगाल में 97 जो मतदाता थे उनको तो आप लोगों ने अपना पक्ष रखने नहीं दिया। कहीं ना कहीं बिहार में भी यही स्थिति बनी रही। आप लोगों के तो जब कोई शिकायत करता है चुनाव आयोग में, क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बनकर नहीं रह गया है? भारतीय जनता चुनाव आयोग कह लो तो भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन के रह गया है। हम चाहते हैं चुनाव आयोग जो है ना, देश के लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्र होकर कार्य करे, निष्पक्ष होकर कार्य करे, मतदाताओं भयभीत न हो। वहां बंगाल में आपने देखा किस प्रकार से वहां पर मतदाताओं को डराया गया। सत्ता पक्ष जो ऑब्जर्वर गए वहां पे धमका रहे थे बंगाल में, तो ये स्थितियां कहाँ थी? चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया? चुनाव आयोग ने तो वहां पर जो स्थितियां पैदा करी वो तो देश की जनता ने देखा। क्या वहां पर एक आईपीएस गए थे? क्या उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था ऑब्जर्वर का क्या पर्यवेक्षक का काम होता है, जो देखा जाना उसको ठीक है भाई, ठीक है बताया जाना होता है। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है अतुल यादव जी, ठीक है। इस तरह से बहस करेंगे तो ये तो एक पर एक बहस। श्याम सलोनी जी रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। अतुल जी से एक सवाल लेना। अतुल जी सवाल ये है, आपके नेता अखिलेश यादव तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि उन पर सीबीआई और ईडी के जो केस चले वो तो कांग्रेस ने लगाया था, और आप श्याम सलोनी पर आरोप लगा रहे हैं जी। चलिए मैं जवाब देता हूं। प्रदीप जी देखिए, उस समय जो क्या कहा गया था, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व में एक बात बोली कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, यही शब्द बोले थे ना जी। यही शब्द कहे थे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व में कहे थे कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, दोनों एक ही काम करते थे। लेकिन बीजेपी आगे निकल गई। बीजेपी ने क्या किया? वो सिर्फ बोलते थे, ये लोगों ने क्या करा? उठा के उनके घर में छापे मरवाना, डराना और अपने पाले में लाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो करा दोनों ने गलत है। ठीक है। अब क्या होता है, गठबंधन होते हैं, कई मजबूरियां भी होती हैं, कई बार क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। मैं रास्ते में हूँ तो श्याम सलोनी समझिए, मैं थोड़ा रास्ते में नेटवर्क मैंने अतुल जी को अपनी बात रख लेने दीजिए जी। मैं रास्ते में हूँ, मैंने कार रोकी हुई है। श्याम सलोनी जी अपनी अपनी बारी में बोलिए, ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा आपको। श्याम सलोनी जी रुकिए भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन अतुल जी को अपनी बात रख लेने दीजिए जी। जी तो इस समय पर हम इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में जो है कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, 37 सांसदों के साथ में। ठीक है, अभी आपने देखा, सुनिएगा जी। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान दिलवाए गए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। अरे भाई श्याम सलोनी जी ऐसा नहीं चलेगा, आप तो समझदार, आप तो बढ़िया प्रवक्ता हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अतुल जी 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, मुझे वरिष्ठ पत्रकार के पास चलना है जी। जी तो ये जो भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल लाए लेकिन उसके पहले बताए तो वो क्यों ला रही है? कोई बिल लाए लेकिन उसके पहले बताता नहीं है। नरेंद्र जी आप सुन रहे हैं सारी डिबेट को, चर्चा में कांग्रेस के प्रवक्ता को भी आपने सुना और सपा के प्रवक्ता को भी, भाजपा। क्या कहेंगे? हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि अब इंडिया गठबंधन में पूरी तरीके से दरार पड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की नैया पार लगने वाली है। इस बार संविधान में संशोधन का बिल पास हो जाएगा। देखिए बिल पास तो सरकार अगर चाहेगी तो एन केन प्रकरण करा ही लेगी, लेकिन आप ये अभी कैसे कह सकते हैं कि पूरी बहुमत उनको मिल गया है? 2/3 बहुमत मिल गया है, ये कैसे कह सकते हैं? आंकड़ों के हिसाब से कह सकते हैं नरेंद्र जी, आंकड़े उनके पास हैं। आंकड़े हैं तो पास हो जाएंगे बिल, आंकड़े नहीं होंगे तो नहीं पास होंगे बिल जी।
नहीं, दूसरी चीज, आपने इससे पहले मेरी मुझसे आपने पूछा था कि ये जो लोग जो तोड़फोड़ मचा हुआ है, क्यों मचा हुआ, कैसे मचा हुआ है, मेरी आवाज आप तक नहीं मिल रही थी। लेकिन मेरा इस बारे में ये कहना है कि कोई पाक साफ आदमी होगा जिसके कागज पत्र सही होंगे, जिसका कहीं नाम नहीं होगा गलत सलत काम में, उसको नहीं तोड़ पाएंगे कोई, न ये तोड़ पाएंगे न वो तोड़ पाएंगे। टूटता वही है जिसको अपने ऊपर संदेह होता है, जिसके पेपर गड़बड़ होते हैं, जिसका कहीं नाम भ्रष्टाचार में होता है या कहीं और मामलों में होता है, टूटता वही है। सारे लोगों को टूटने की बात होती तब तो कोई पार्टी बचती ही ना, प्रदीप जी। लेकिन ज्यादातर पार्टियां तो टूट रही हैं ना, आप कैसे देखेंगे? आप ये बताइए, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, 6 सांसद चले गए, ममता बनर्जी के 20 सांसद तो खाली लोकसभा के टूट के उन्होंने अलग बना लिया, डीएमके भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और एनसीपी शरद पवार गुट भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है इस बिल को। तो लोग तो खुद से आ रहे हैं ना सर। प्रदीप जी शायद मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब, वही लोग टूट रहे हैं अपने मूलधन से जिनके अंदर कुछ खोट है, जिनके कागज पत्र ठीक नहीं है, जिनका नाम कहीं करप्शन में है। जो सामान्य, जो वैचारिक रूप से मजबूत है, वो कहीं नहीं टूट रहा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। देखिए, दो ही चीज है ना, एक तो या तो वैचारिक रूप से कमजोर है, उसके कागज कमजोर है, या फिर लालचवश भी जा रहे हैं। भाई टीएमसी के, ये भी सही कह रहे हैं आप, टीएमसी के जोड़ सकते हैं उसमें। टीएमसी के सांसद जो राज्यसभा के सांसद जा रहे हैं, या जो लोकसभा के सांसद जा रहे हैं, या दूसरी पार्टियों के जा रहे हैं, उसमें लालच भी तो एक बड़ी चीज है ना, जो टूट गया। जी, टीएमसी के जो सांसद टूटे हैं जी, प्रदीप जी गौर कीजिएगा, टीएमसी के जो सांसद टूटे हैं उनको बीजेपी में अपने में नहीं ज्वाइन कराया है। जी, एक ऐसी पार्टी में ज्वाइन कराया है जिसको इसके पहले कोई जानते नहीं था। नहीं, लेकिन वो ठीक है नरेंद्र जी, जब टिकट की मारामारी होगी तो इनको कहां से लड़ाया जाएगा? नरेंद्र जी, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सवाल यह है ना, अब उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें, उद्धव के जो 6 सांसद टूटे, वो ओरिजिनल उद्धव में चले गए। जी, ओरिजिनल उद्धव ने ओरिजिनल शिंदे जी के साथ। हाँ, अब तो वही ओरिजिनल रह गई ना। हाँ, शिवसेना वही, अब तो शिवसेना ओरिजिनल वही हो गई है। जी। तो अब ये तो सारे लोग इस मतलब कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मोदी जी की नैया पार होने वाली, यानी कि जो बिल है संविधान संशोधन का, आपको क्या लगता है, क्या 362 का आंकड़ा पार कर लेगी? बड़ा सवाल ये हो सकता है जी, हो सकता है। जब राजनीति में वैचारिक रूप से मजबूत लोग नहीं रहेंगे, उटपटांग काम करेंगे। देखिए, एक चीज और भी प्रदीप जी, दूसरा पहलू भी इसको समझना पड़ेगा जी, दूसरा पहलू भी समझना पड़ेगा प्रदीप जी, कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में चुनाव खर्च जो है उसकी सीमा शायद 75 लाख रुपए है। 75 लाख में पार्लियामेंट का चुनाव कहीं हो पा रहा है? जी। कोई सीट तो ऐसी है जहां 75 करोड़ खर्च हो जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो मेरे कहने का मतलब, जब चुनाव खर्च की सीमा इतनी है, चुनाव में खर्च खूब हो रहे हैं, पैसा कहां से आएगा? तो लोग करप्शन करेंगे तो उनके कागज पत्र कमजोर रहेंगे, तो उनकी जब कमजोरी रहेगी तो उनको कोई भी तोड़ सकता है, सत्ता पार्टी के लोग तोड़ सकते हैं। एक और ठीक है, आपकी बात आपने बिल्कुल ठीक कर दिया। एक चीज और, एक सवाल जो अतुल जी ने कहा वो बड़ा मौजूद है कि भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है। कल तक जब कांग्रेस में जो सारे लोग थे या दूसरे दलों में लोग थे, वो टूट करके सब भाजपा में आ गए हैं, और जब यहाँ भाजपा का स्वर्ण काल खत्म होगा तो ये टूट के सब वापस सत्ता दल यानी कांग्रेस और दूसरे दलों में चले जाएंगे। प्रदीप जी, आप तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं, आप तो सब जानते हैं, जब स्वर्ण काल खत्म होगा जी, मुझे तो नहीं लगता जो मलाई काट रहे हैं उसमें कोई भी बचेगा। क्योंकि मलाई काटने वाले सब बाहर से ही आए हैं। जो मूल कार्यकर्ता बेचारे आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। मूल कांग्रेस आज भी। श्याम सलोने जी, जल्दी से आंसर दीजिए, फिर मैं शुभम राय जी के पास जाऊंगा, कि जो आपके मूल कार्यकर्ता हैं वो सब बेचारे आज भी परेशान हैं और बाहरी सब यहां मलाई काट रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए श्याम सलोने जी अपने आप को। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रख लीजिए। मैं कह रहा था, नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि बाहरी नहीं है, हमारे अपने हैं, बहुत पुराने हैं,
और नितिन नवीन जी आपके के आधा जगह पर जो दर्जन, दूसरे श्याम प्रत्याशी सलोनी आए जी, हैं। आपके आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री कांग्रेसी हैं। जी मुख्यमंत्री सर, कांग्रेसी हैं। मुख्यमंत्री अगर हमारे दूसरी पार्टी से लिया है वो तब लिया गया है जब वो पूर्ण रूप से हमारी पार्टी की हमारी विचारधाराओं से सहमत है। जब वो पूरा मतलब जब वाशिंग हमने मशीन में उनको पूरा किया है। धुल गया है तब दूसरी लिया है। बात, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, श्याम सलोनी जी, प्रदीप साहब, जब पूरी तरीके से जी। वाशिंग मशीन में धुल गया तब आपने लिया है। देखिए सर, दूसरी घर में आप क्या कर रहे हैं हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे घर में यदि आप आएंगे रहेंगे जी, तो आपको हमारी शर्तों के हिसाब से रहना होगा, आपको राष्ट्रभक्त बन के रहना होगा। हाँ। और जब वो जो आते हैं तो आप बता दीजिए, ये जब एक भी कांग्रेस- व्यक्ति ये श्याम जिन सलोनी पर जी, आरोप लगाते हैं जब ये विपक्ष- सारे लोग कांग्रेस में थे, सुन सुन लीजिए। मैं केवल 20 सेकंड दे अरे रहा भाई, हूँ। आप एक मिनट सवाल 20 सुन सेकंड सुन लीजिए, लीजिए। एक सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, पूरा 50 सेकंड दूंगा आपको। सवाल ये कि जब ये सब जी। कांग्रेस में थे, जो टूट के आपके पास आए हैं, ये तब बहुत सेकुलर थे और आप सांप्रदायिकता का काम नहीं करते थे, लेकिन आज सब आपके यहाँ आकर के राष्ट्रवादी बन गए। जी, अब बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार रहा, कांग्रेस पार्टी में किसने क्या किया, लेकिन ये लोग जो हमारे आए हैं, हमारे यहाँ ईमानदारी से कार्य हो रहा है, हमारे यहाँ गलत नहीं हो सकता है। जी। नंबर 1। नंबर 2 कि लोग उठते क्यों हैं, लोग अपनी पार्टी से बगावत करते क्यों हैं? हाँ वो ऐसे नहीं करते हैं जी। वो ऐसे नहीं करते हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच में भी जाते हैं। आपके वो 11 अपने क्षेत्र की श्याम सलोनी सम्मानित जी, अपने क्षेत्र की आपके सम्मानित 11 जनता से भी विधायक सुन लीजिए, आपके 11 विधायक टूट करके कर्नाटक में कांग्रेस के साथ चले गए हैं। उन्होंने कांग्रेस को वोट कर दिया था। वो राष्ट्रवादी नहीं है क्या? जी, चलिए। हो जाएगा तो चले गए होंगे, जी जी, उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन जाता तभी है कोई व्यक्ति, इधर से जाए चाहे उधर से आए, वो अपनी जनता के बीच में जाते हैं, जनता से सलाह करते हैं, जनता जब उनको ये कहती है कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है शुभम राज जी, ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मायने नहीं है। क्यों बनाते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ? जब चाहे जब श्याम सलोनी जी कह रहे हैं चाहे कोई इधर से इधर आए या इधर से उधर जाए, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो मर्जी आए जब मर्जी जाए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या रह गया फिर? तो देखिए, श्याम सलोनी जी इधर उधर की काम करते हैं। जो चढ़ावा चोरी किया हो, जो चंदा चोरी किया हो, ईमानदारी की बात किस मुंह से कर रहा है, ये जनता पूछना चाहती है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईडी सीबीआई का दम दिखाकर पार्टी को तोड़ना इंडिया गठबंधन की टूट नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, इसका प्रमाण अभी मोदी जी देख लिए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी भी देख लेंगे। मोदी जो 302 सवारी लेके घूम रहे थे इधर उधर सांसदों की, अब इधर उधर मिला के फुटकर जोड़ के बिल पारित करवा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मजबूती है। नहीं, श्याम सलोनी जिस बात को पकड़ शुभम रहे राज जी, वो तो मजबूती जी। थी, लेकिन अब आपकी डीएमके आपके साथ में नहीं है। अब शरद पवार की पार्टी आपके साथ नहीं है। विश्वकर्मा जी, डीएमके साथ में नहीं है, ये आप कैसे कह दिए? अरे उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे बिल को। जी सुनिए, उन्होंने बिल कहा कि आने हम दीजिए, मोदी जी जो बिल आ रहे हैं DMK उसको को सपोर्ट वोट कर करेंगे। देगा सरकार के पक्ष में, तब ये बात की। सुन लीजिए, उन्होंने कांग्रेस से अलग हट करके अलग बैठने की मांग किया है और लोकसभा अध्यक्ष ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। राज स्तर पे अपने कुछ समस्याएं हैं और कुछ राज्य के विकास के कार्य जिसके साथ कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ के और सरकार बनाई। जब कांग्रेस डीएमके जब क्रॉस वोटिंग कर देगा तब ये बात की जाएगी, या जब डीएमके के साथ पक्ष में जाके खड़ा हो जाएगा तब कांग्रेस डीएमके साथ की है। दूसरी बात, बिल पारित होने वाला शरद पवार के विषय में क्या कहेंगे शुभम राज जी? शरद, एक और सवाल सुन लीजिए, एनसीपी के शरद पवार के विषय में क्या कहेंगे? वो कह रहे हम बिल का समर्थन करेंगे। जी, मेरी बात सुनिए विश्वकर्मा जी, समर्थन कौन कर रहा है, विरोध कर रहा है? अभी इस बहस को खत्म करिए। सरकार वाकई में अगर बिल पारित कराना चाहती थी तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई होती। खड़गे जी ने मार्च से अप्रैल के बीच में संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिख रिक्वेस्ट किया कि एक बार ऑल पार्टी मीटिंग को बैठा के बातचीत कर ली जाए, लेकिन सरकार का सिर्फ एक मकसद है मुद्दा भटकाना, देश को बेवजह मुद्दे उलझाना। इनका नाम बिल पारित करना इनका मकसद है, ना देश का हित करना, ना देश का विकास करना। इनका बस एक काम है, राम राम जपना अपना, जिसका साक्षी है। ठीक है, ठीक है। नरेंद्र जी के बात, नरेंद्र जी
श्याम सलोरे जी कह रहे हैं लोग इधर से उधर जाएं या उधर से उधर जाएं, भाजपा लोग कांग्रेस में जाए या कांग्रेस के लोग भाजपा में जाए या दूसरी पार्टी छोड़ के सब भाजपा में जाए, कोई मतलब नहीं है, सब जिस आदमी को जहां पसंद है वहां जाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा जी फिर क्या कहा, बता दिए अपनी बात। मैंने कहा था, आपने कहा कि 11 आपके सदस्य वहां चले गए। हाँ। हमने कहा अगर वो वहां गए हैं तो उन्होंने जनता से कोई सलाह मशवरा आपने किया होगा, कि जाने के बाद वो वहां गए हैं, चले गए, उनको सभी लोग जनता से सलाह मशवरा करने के बाद ही करते हैं। ये जितने लोग टूट रहे हैं, जनता से सलाह मशवरा करके कौन जाता लगा है? होगा। जी जी नरेंद्र जी के पास, नरेंद्र जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, जी, जी। जनता से सलाह मशवरा करके कौन इधर से उधर जाता है या उधर से इधर जाता है? बताइए। अपने कुछ लोग होते हैं चापलूस टाइप के, उन्हीं से मशवरा करके इधर से उधर जाते हैं। जी नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, प्रदीप जी, मेरा इसमें दूसरा कहना है। जी। मेरा कहना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है अब वो सफेद हाथी हो गया है। बिल्कुल। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, इसमें अब कोई दम रह नहीं गया है। बिल्कुल डॉक्टर, इसकी समीक्षा बिल्कुल की आप जानी ठीक कर चाहिए, रहे हैं इसमें आमूल चूल कि नरेंद्र जी आप परिवर्तन बिल्कुल जरूरत है। ठीक कर रहे हैं। मुझे वो शब्द याद आ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय कहा था हम चाहे जितना अच्छा संविधान बना लें, लेकिन जब तक इसको इम्प्लीमेंट करने वाले सही से नहीं होंगे, इसको लेटर और स्पिरिट में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आज एक प्रदीप जी, इसमें एक क्लास जोड़ा ही जाना चाहिए कि जिस दल से आप जीत करके आए हैं, यदि आप में अविश्वास पैदा होता है, आप आगे पीछे होते हैं, आपको दल बदल करना ही है, तो पहले इस्तीफा दीजिए, फिर जिस दल में जाना है उस दल से चुनाव लड़के दोबारा आइए। नरेंद्र जी आजकल ये भी एक बड़ा अच्छा हो गया है, टीवी का तमिलनाडु में देखिए ना, इस्तीफा देकर के ही टीवी के में आ रहे हैं। AIADMK के तमाम सारे विधायक वहां से निकल रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, उनको मालूम है सरकार है और सरकार के रहते वो दोबारा से चुन के आ जाएंगे, इसीलिए वो इस्तीफा देकर के भी आ रहे हैं। अब तो ये भी एक बड़ा बेईमानी हो गया। प्रदीप जी, कई एग्जाम्पल हैं कि सरकारी पक्ष के लोग भी बाई इलेक्शन में चुनाव हारे हैं। ये बात ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक करें आप। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अतुल जी अपनी बात रख लीजिए। जी जी। जो आपने कहा कि इसमें जो संशोधन की आवश्यकता इसलिए है कि अगर जो कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ के जाता है 3 साल तक कोई चुनाव ना लड़ पाए, इस प्रकार का जब तक प्रावधान ये बड़ी बात है। 3 साल कम से कम रखा जाए कि 3 साल तक कोई चुनाव ना लड़ पाए, और जो IAS IPS जो नौकरी त्यागते हैं उस अगले महीने उन्हें टिकट मिल जाता है, उन पे भी यही लागू हो कि नौकरी और जजेस के साथ भी यही त्याग पत्र देने के नहीं, IAS IPS इलेक्शन कमिश्नर जजेस इन सब के साथ में भी कूलिंग पीरियड लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ देखिए मेरे द्वारा मेरा सुझाव बड़ा सार्थक है कि जब तक कोई कानून बने उसमें जो लोग पार्टियां छोड़ जाते हैं उन पर जब तक सख्ताई नहीं बरती जाएगी तब तक देश का लोकतंत्र मजबूत, भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारें जब तक आती रहेंगी, जैसे इन्होंने देखा कि कितना इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, तो ये कानून बनाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, वरना तो कहीं ना कहीं डंडे के बल पे, ED CBI के बल पे लोगों को इधर से उधर घसीटा जाएगा। कहीं ना कहीं जब ये कर दिया जाएगा कि 3 साल तक, जैसे कोई किसी को न्यायालय दोषी साबित करता है 2 साल से ऊपर की सजा में, तत्काल उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब ये कर दिया जाएगा कि 3 साल कोई भी व्यक्ति अगर दल बदल करता है तो 3 साल तक कोई चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा, तो दल बदल करेगा ही नहीं। ऐसे ही कोई अधिकारी जाता है, जैसे किसी को IPS होता है, IAS होता है, कोई जज होता है या कोई भी होता है, उसे आश्वासन मिल जाता है आपको टिकट मिल जाएगा, मन माफी का आप ये काम कीजिए, मन माफी को काम कीजिए। कोई अभी आपने देखा होगा कई IPS भी इस्तीफा दे देते, कई IAS भी इस्तीफा दे देते। जजेस को भी क्यों छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, जजेस भी इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट के जज भी। जी तो प्रदीप वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, तो हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी, जो मैंने बताया ये चीज बड़ी सार्थक आपको भी लगी होगी, जो पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को लगी होगी। ठीक है, श्याम सलोरे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। हाँ, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि ये वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और उनके बगल में वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जो 2024 में संविधान को लेकर के गली गली में घूम के कह रहे थे कि यदि
भाजपा की सीट आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे, या बैठ करके कहते हैं नहीं, संविधान में संशोधन होना 2024 में संविधान में घूमने की इनको अगर सत्ता जाएगी तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, जो जनता ने आपको नकार दिया। संविधान को बदलने वाले यही लोग पूरी हैं। बात बोलिए। संविधान से छेड़खानी करने वाले यही लोग हैं। ये नहीं आप 27 में नकारे जाएंगे, फिर आप 29 में नकारे जाएंगे। राष्ट्र में आ सके जनता माफ अरे नहीं श्याम करेगी। सरोने जी, संविधान तो आप लोगों ने तार तार कर दिया। आपने ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग को आपस में मिला करके, आपस में उनको आपने अपनी संस्थाएं बना करके देश के संविधान को तो आपने ताक पे रख दिया। जो देश की स्वतंत्र संस्थाएं थी उनको तो आपने ताक पे रख करके अपनी एजेंसी बना लिया है। अपने हिसाब से चलाते हो, चुनाव भी आपके हिसाब से घोषित होते हैं, SIR भी आपके हिसाब से होता है, सब कुछ तो आपके हिसाब से होता है। चलिए हमारे पास समय का अभाव है भाई, दोनों लोग शांत हो जाइए, मेरे पास फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं। श्याम सलोने जी एक फाइनल कमेंट जी, अपनी बात रख लीजिए श्याम सलोने जी जल्दी से जी। मैं कहता हूं कि परिसीमन यदि करते हैं, परिसीमन का बिल आता है तो इसमें आपत्ति क्या है? आज की जनसंख्या देखे तो बहुत इसके पास अधिक संख्या है जो नहीं संभाल पा रहा है, तो इसमें क्या परेशानी है विपक्ष को? इनको भी तो फायदा होगा, इनके भी लोग, लेकिन क्या है कि ये जनता के बीच में जाते नहीं है। हाँ। इसलिए इनको डर लगा हुआ है। अरे आप आइए ना मैदान में, खुल करके आइए जनता के बीच में, चलिए कहिए कि हम आपके साथ में खड़े हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इनको श्याम डर है, सलोने जी भय लगा हुआ है, रुके क्योंकि मन में चोर है इनके। ठीक है, आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए चलता हूं। शुभम राज जी आपका फाइनल कमेंट कि अब इंडिया गठबंधन में, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन में दरार पड़ चुकी है और मोदी जी का बेड़ा पार हो जाएगा। इस बार वो संविधान संशोधन बिल पास हो जाएगा जब लोकसभा सत्र 20 तारीख से शुरू होगा, तब क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी जी को धूल चटाया, आगे भी चटाएगा। 302 से 240 पे आएगा, लेकिन बुद्धि नहीं खुली। दूसरी बात, विपक्ष इसका विरोध इस बिल का कर नहीं रहा है, लेकिन इस बिल का आधार क्या है, ये बिल किस तरीके से लागू किया जाएगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक सर्वदलीय बैठक बुला के इस पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे सरकार पीछे भाग रही है, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है बिल पारित कराने की। ठीक है, अतुल जी आपका फाइनल कमेंट जी। देखिए, जो अभी इंडिया गठबंधन है मजबूती के साथ में है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबके साथ में अच्छे से बातचीत रखते हैं। और रही बात, ये बिल जो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश के विभिन्न दल जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ मन से बिल नहीं ला रही। अगर स्वच्छ मन से बिल लाती होती तो देश के जितने भी विपक्षी दल हो उसे सार्थकता बताती। ये चुपके से कोई चीज लाती है और चुपके से पास कराने की कोशिश करती है। अरे भाई साफ साफ बता तो दिया है अतुल जी, साफ साफ बता दिया कि चाहे जो भी राज्य हो, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, हर राज्य की 50% सीट बढ़ेगी। लोगों में ये कैसे बढ़ेगी? आज जनसंख्या पे नियंत्रण पे काम किए विश्वकर्मा जी, उनका इसको रिवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरी बात सुनिए, उसका वो जवाब राज्यों के काम। हाँ सवाल जवाब भी सुन लीजिए। जवाब ये है कि पहले ये था कि जनसंख्या के हिसाब से बढ़ेंगी सीटें, लेकिन अब ये हो गया है हर राज्य की जितनी सीटें हैं उनकी 50% सीटें बढ़ेंगी। तो इसमें छोटे राज्यों का की जनसंख्या का कोई मतलब ही नहीं रह गया अब तो। और सपोर्ट कर रही है, क्षेत्र का प्रभाव है जी, दबाव है, उन राज्यों के साथ ये 20 तरीके से जो करेगी, आप बताइए जी। सरकार को विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, विपक्ष के लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, उसका एक रास्ता निकालना चाहिए, किस तरीके से बिल का इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार का काम यह है करनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ में आ गया। आप मुझे लगता है शुभम जी आपको समझ में आ गया होगा। अतुल जी आपको भी समझ लीजिए, 50% सीट बढ़ेंगी, चाहे छोटा से छोटा राज्य हो या बड़ा से बड़ा राज्य हो। नहीं, एक चीज बताइए। नहीं प्रदीप जी, एक बात सोचिए, जनसंख्या आधार होता है। नहीं, जनसंख्या आधार नहीं होगा, जनसंख्या आधार नहीं होगा। सुन तो लीजिए प्रदीप सर, एक बात बताइए, कई राज्यों से अगर कई राज्यों में कई जिलों से कई लोग जब पलायन कर गए, वहां जनसंख्या नहीं है, तो 50% वाला कानून कैसे लागू होगा, ये भी बता दीजिए। कहीं ना कहीं अपनी बात रख लिया, बात सुन लीजिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, आपको आपका विजन क्लियर हो जाएगा। विजन ये है, अब संविधान की जो संशोधन की बात चल रही है उसमें साफ कर दिया गया है कि अब जनसंख्या को आधार नहीं बनाया जाएगा।
अब जितनी संख्या है सीट की उसका 50% सीट हर राज्य की बढ़ा दी जाएगी, उसमें जनसंख्या आधार पर विश्वकर्मा जी, यही तो बात है ना कि जिन राज्यों के ऊपर सब क्षेत्र का ज्यादा दबाव है सांसदों के ऊपर, वहां के बिल आप कैसे करेंगे? आप पहले इसके विवेचना करिए किन किन राज्यों के ऊपर कितने क्षेत्र का दबाव, इन सारे चीजों का एक अध्ययन होना चाहिए, उसके बाद ये बिल पारित होना सारे चाहिए। अध्ययन कर लिए गए हैं भाई। श्याम चलोरे जी, फाइनल कमेंट आपका। एक चीज बताइए, जब ये हो गया, अतुल जी बात हो गई यार, अतुल जी बात हो गई आपकी नहीं हुई है भाई, तो सुनिए कहां से कर पाएंगे? अतुल जी, आपकी बात हो गई, जनसंख्या का कोई मामला ही नहीं है अब, ठीक है अतुल जी, जनसंख्या का कोई मामला नहीं, अब आपकी बात हो गई। श्याम चलोरे जी, फाइनल कमेंट। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाला 25 दिन का ये सत्र ऐतिहासिक होगा और समाजवादी सनातन और सनातनी समाजवाद का नारा देने वालों को भय किस बात का है फिर? जी, डर किस बात का है? अगर आप जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो आपको ये बिल पास कराना ही होगा। और यदि आप अपने परिवार की केवल सोचते हैं, अपने क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये लोग जनता इनको माफ नहीं करेगी, बिल तो पास होगा। मतलब श्याम क्योंकि हम चलोरे काम जी, करते जो हैं राष्ट्र आपकी बात करे, जो भारतीय जनता पार्टी की बात करे वो राष्ट्रवादी, और जो लोग आपकी बात ना करें वो जो जनता की बात करे सर, जो जनता की ना हमारी नहीं करे, जो जनता की चढ़ावा चोरी का, चलिए ठीक है भाई, नरेंद्र जी के पास चलते हैं फाइनल कमेंट के लिए। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका फाइनल कमेंट। ठीक है भाई, ये तो चलता रहेगा। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका फाइनल कमेंट। प्रदीप जी बताएं जी नरेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। किस पर? ये जो पूरा मामला है, चढ़ावा चोरी अरे सुन लीजिए, चढ़ावा चोरी बाद में बात कर लेंगे, चढ़ावा चोरी तो सब जगह हो रहा है। नरेंद्र जी, सवाल ये है कि अभी ये तय हो गया कि जनसंख्या आधार नहीं बनाया जाएगा, अब जिस भी राज्य में जितनी सीटें हैं उसकी 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी। जी अब जब तय हो गया प्रदीप जी, ये कहां तय हुआ? नहीं, ये तय हो गया नरेंद्र जी, और संशोधित कर दिया उन्होंने बिल में। अभी तो पार्लियामेंट तय करेगी ना। जी जी, अभी तो सरकार ने संशोधित किया है, कैबिनेट में तय कर दिया है, बिल तो सरकार लाएगी ना नरेंद्र जी, तो बिल नहीं, में वही तो मैं, प्रदीप जी आप मेरी पूरी बात नहीं सुन पाए। जी, मेरा कहने का मतलब है सरकार ने बिल बना दिया है, अब ये पार्लियामेंट तय करेगा ना कि ये बिल जो बना वो सही है गलत है। बिल्कुल ठीक, मुझे ऐसा लगता है। देखिए प्रदीप जी, मेरा कंसेप्ट दूसरा है। जी जी, मेरा कहने का मतलब है कि जनता पिस रही है, बिल्कुल, संख्या बढ़ेगी तो जनता और पिसेगी। सैलरी, भत्ता, ये वो खर्चा, आपकी अर्थव्यवस्था टूट रही है। अर्थव्यवस्था आपकी इतनी मजबूत और नहीं है कि जनता पर और बोझ लादा जाए। मुझे लगता है कि पहले अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद ये बिल पारित होना चाहिए। आपने बहुत मौजूद बात कही है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है इसलिए, क्योंकि सैलरी लोगों की नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब ये 850 सांसद हो जाएंगे तो उनका सैलरी, भत्ता और तमाम तरह की चीजें बढ़ जाएंगी, उसका बहुत बड़ा भाई 400, प्रदीप जी 403 एमएलए अपने उत्तर प्रदेश में हैं। जी जी, इनका 50% क्या हो जाएगा? 600 से ज्यादा हो जाएंगे लोग। जी बिल्कुल ठीक है। जितना सैलरी 80 सांसद हैं, तो मुझे 80 सांसद हैं तो 120 सांसद हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा भार पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लगता है कि जी हो गई सब, पहले अर्थव्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, बाकी ये सब तो होता रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दे की बात यही है कि ये जो बिल लाया जा रहा है, नरेंद्र जी ने जो कहा, बहुत मौजूद बात कही कि ये ठीक है कि आप 850 सांसद कर दीजिए, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर ये सांसद बढ़ जाएंगे, विधायक बढ़ जाएंगे, तो उनका जो खर्चा होगा, उनके जो भत्ते होंगे, उनको जो सैलरी होगी, उसका कितना देश पर पड़ेगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन फिल वक्त मुद्दे की बात यही थी कि गठबंधन में दरार पड़ चुकी है और मोदी जी का बेड़ा पार होने वाला है। 20 तारीख से लोकसभा का सत्र बुलाया गया है और उसमें इस बार बिल ये पारित होना करीब करीब संभव हो गया है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वास्तव में ये हो पाता है या विपक्ष एक बार फिर से जो अपनी भूमिका ढंग से निभा पाता है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, और बाकी आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।